मेरे साथ आतमजीत सिंह साहब जुड़ गए हैं। आतमजीत सिंह साहब, आपसे एक मेरा प्रश्न है जी। क्योंकि आप लोग अब जगह जगह पंचायत कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं जी। किसान आंदोलन अब एक पार्टी विशेष को चुनाव में हराने की बात कर रहा है, तो आपका उद्देश्य क्या केवल सत्ता परिवर्तन है कि ये पार्टी चली जाए, दूसरी पार्टी आ जाए, या कहीं व्यवस्था परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं? हमारी जो मैं एक मिनट कंप्लीट कर लूं। बाकी पार्टियों ने अभी तक मैंने नहीं सुना है कि अपने प्लेटफॉर्म से कहा हो कि अगर वो आ जाएंगे तो आपको एमएसपी दे देंगे, अगर वो आ जाएंगे तो। ये प्लेटफॉर्म से नहीं कहा, आप उनके पास आके कह रहे हैं मैं उसके पक्ष में हूं, ये हूं, लेकिन बिल्कुल जैसे साफ साफ नहीं कह रहे हैं कि हम एमएसपी देंगे या ये करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र देखें तो उन्होंने बहुत क्लियरली 3-4 चीजें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हम एमएसपी 23 फसलों पे देंगे। उन्होंने यहां तक कहा है कि किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा जितना भी है। उन्होंने कोई अमाउंट डिफाइन नहीं किया है। और तीनों काले कानूनों के खिलाफ सदन में वो लोग पारित करेंगे, अपना विधेयक भी पारित करेंगे जैसे पंजाब वाले कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस ने कह दिया है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी इसको लेकर अभी चुप है। मुझे लगता नहीं कि को किसानों का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है कि विपक्ष उसको अवॉइड करके और इलेक्शन में जा सकता है। तो किसानों का मुद्दा ही, और इस व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जो कि आपने सवाल सही कहा कि सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। हमने सक्सेसिव गवर्नमेंट्स देख ली, बीएसपी की भी गवर्नमेंट देख ली, समाजवादी पार्टी की भी देख ली, उससे पहले 30 साल पहले कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में। तो हम लोगों ने देखा कि सत्ता परिवर्तन होते रहे और उससे व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। ऑन ग्राउंड लोगों की हालत, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड जिसको हम कहते हैं, उसमें लोगों के हालात नहीं बदले। और मोदी के सरकार के आते 2014 में तो सबका भट्टा बैठ गया। 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलनी थी, और सीएमआई की रिपोर्ट, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि 11 करोड़ नौकरियां जो हैं वो चली गई। उसका आकलन किया गया, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो फिगर भी क्लियर नहीं है कि कितनी है। 94% लोग जो हैं वो आज की डेट में या तो कम तनख्वाह पे काम कर रहे हैं या काम ही नहीं कर पा रहे हैं। मनरेगा का भी यही हाल है। 71,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया था स्टेट से बात करके सेंटर की सरकार ने। अक्टूबर 5 तारीख तक चलते चलते वो भी एग्जॉस्ट हो गया है, और 10,500 करोड़ रुपए का भी आउटस्टैंडिंग चल रहा है सैलरीज को लेकर और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को लेकर। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पैसा खर्च किया गया मनरेगा में, ऑन ग्राउंड अगर आप देखेंगे तो लोगों को नौकरियां ही नहीं मिली, 100 दिन का काम ही नहीं मिला, तो पैसा कैसे एग्जॉस्ट हो गया? तो कहीं ना कहीं ये कार्य प्रणाली जो है, ये सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता। और उत्तर प्रदेश में मैं तो यहां तक कहूंगा कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है। जिस तरीके से अजय मिश्रा टहनी पहले अपराधी थे, फिर वो राजनीति में आए, फिर एमएलए बने, फिर एमपी बने, आज गृह मंत्री बन गए। उनके बेटे का इतना साहस हो गया कि उन्होंने जो है गरीब किसानों पर, निहत्थे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। और आज की डेट में अभी तक उस एसआईटी की रिपोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य किया कि एसआईटी को हम, जो उत्तर प्रदेश की गठित एसआईटी है, इसमें कौन कौन लोग हैं, इनके नाम बताइए, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई रिपोर्ट सामने आएगी। आई विटनेस अकाउंट्स को जो है वो परेशान किया जा रहा है। एक काउंटर एफआईआर दर्ज कर दी गई, जबकि प्रशांत कुमार लॉ एंड ऑर्डर ने, डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ तौर पे ऑन कैमरा 4 तारीख को जब समझौता हुआ था किसान यूनियंस के साथ, तो ये कहा था कि किसानों पर कोई काउंटर एफआईआर नहीं होगी, और वो काउंटर एफआईआर भी की गई। उस काउंटर एफआईआर के चलते जो लोग वहां पे चश्मदीद गवाह हैं, उनको कहा जा रहा है कि अगर तुम यहाँ उस एफआईआर में अगर बयान दोगे तो 220 नंबर एफआईआर में हम तुमको जो है वो अंदर कर देंगे। हमारे 4 किसानों को उठा के जेल में डाल दिया गया, और 6 लोगों की वहां पे फोटो निकालकर वो उनको ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि प्रताड़ित किया जा रहा है, इस केस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और इसमें सेंटर की सरकार का और बीजेपी की सरकार का पूरा हाथ है। सांप्रदायिकता फैलाने में, धार्मिक उन्माद फैलाने में, दंगे करवाने में ये पार्टी नंबर 1 है। ये नाथूराम गोडसे की पार्टी है। कल नाथूराम गोडसे का वो कोई, उनको फांसी हुई थी, उसका दिन कल था। तो मैं उसमें कहीं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, और उसमें ये कहा जा रहा था कि नाथूराम गोडसे जो हैं वो सावरकर के अनुयायी थे, और आरएसएस से संबंधित होकर उन्होंने, जिस दिन उनको फांसी हुई उस दिन उन्होंने संस्कृत में जो अपनी प्रार्थना पढ़ी, वो प्रार्थना आरएसएस की थी। और आरएसएस हमेशा अपने आप को दूर करता रहा है। तो आरएसएस दंगे भी करवाता है, महात्मा गांधी को भी मरवाता है, और भी धार्मिक उन्माद फैलाता है, और बाद में अपने आप को दूर करके अपने आप को कहता है हम तो सर्वधर्म संभव हैं और हिंदू मुसलमान हैं और सब है। तो ये जो इनकी दोहरी राजनीति है, ये एक्सपोज हो चुकी है।
नहीं तो अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने में क्या जा रहा है उनका? क्या ये मतलब इलेक्शन के चलते क्या वो लोगों को डराने के लिए अजय मिश्रा टेनी को अभी तक उन्होंने पोस्ट पे बरकरार रखा है, या फिर वो किसान आंदोलन को जड़ से खत्म करने की उनकी साजिश है? तो ये सब चीजें हमको देखनी पड़ेंगी कि सरकार जो है राजनीति के द्वारा अपराधियों का संरक्षण कर रही है और अपराधी जो है राजनीति ज्वाइन करके अपनी स्लेट क्लीन कर रहे हैं। और हरीश साल्वे को ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए एक सुनवाई का लेते हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने हरीश साल्वे जैसे बड़े वकील को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया है, जो जज लोया केस में अमित शाह के भी वकील थे, और आज की डेट में वो अजय मिश्रा टेनी को भी और यूपी की सरकार को भी किसी तरीके से किसी पक्ष से बचा रहे हैं, एसआईटी को बचा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो ये तो बात बहुत क्लियर है कि उत्तर प्रदेश की सरकार एसआईटी के द्वारा इसको बॉचअप कर रही है, इस इन्वेस्टिगेशन को खराब कर रही है, और किसानों को अंदर खाते ये भी कहा जा रहा है कि ज्यादा तुम लोग अगर गिनती में बाहर निकलोगे, संख्या में निकलोगे और सरकार के खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हारी पट्टे की जमीनें ले लेंगे, तुमको लखीमपुर से, पलिया से, पूरनपुर से, पीलीभीत से, तराई इलाके से बाहर फेंक देंगे। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? जी, आतमजीत सिंह साहब, आपसे एक और बुनियादी सवाल फिर से है, क्योंकि ये जो असंगठित क्षेत्र के कारोबारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनको भी जरा एक बार आप अगर इनको भी ये 3 बिल इफेक्ट करेंगे, ये जो 3 बिल जिसके विरोध में आप लोग खड़े हैं कि जब तक भाई बिना बिल वापसी के कोई बात ही नहीं हो सकती है, तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के छोटे कारोबारी, जूता सिलने वाला, क्या उनको भी ये इफेक्ट करेगा ये बिल? देखिए, एक बात आपने जैसे एमआरपी की कही, एमआरपी से इफेक्ट कौन होता है? कंज्यूमर इफेक्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि नागरिक उपभोक्ता मंत्रालय है पूरा, इस पे नागरिक उपभोक्ता मंत्रालय, जिसके पीयूष गोयल एडिशनल बारूनी के पास है। जब कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है सेंटर की, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का दायित्व बनता है कि एमआरपी तय करे हर चीज पे, क्योंकि जो बोता है, जोतता है, बेचता है, वो ग्राहक भी है। आप कहते हैं किसान टैक्स नहीं भरता, हर चीज में टैक्स है। बीज खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, यहां तक कि हम लोग जो फार्म का इक्विपमेंट खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, टिलर खरीदते हैं, सब पे 18% वैट है। सबसे ज्यादा टैक्स तो किसान पे करता है। 20 करोड़ परिवार, 50 करोड़ लोग अगर जुड़े हुए हैं किसानी से, तो सबसे बड़े उपभोक्ता तो वही हैं। आज की डेट में जब जीडीपी में गिरावट आई, बेरोजगारी की दर बढ़ी और मनरेगा का पेमेंट बढ़ा, मनरेगा में प्रावधान ज्यादा किया गया बजट में, तो उससे हुआ क्या कि जो परचेजिंग पावर है, पहली बार देश के हिस्ट्री में पिछले 74 साल में रूरल एरियाज में जो परचेजिंग पावर है वो 8.8% गिरी है। इसका मतलब यह है कि लोगों के पास खाना खरीदने के रोजमर्रा, अब गांव देहात में तो कोई लग्जरी आइटम बिकती नहीं, आइटम वही बिकती हैं जो रोजमर्रा की होती हैं, जो जरूरत की होती हैं। अगर जरूरत का सामान भी नहीं खरीद पा रहा है किसान, तो फिर ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री सो क्यों रही है इस बारे में? तो ये तो, और दूसरी बात ये है कि मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट आप लड़ रहे हैं किसान आंदोलन में, एग्रीकल्चर में, तो क्या आप प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट बाकी विषयों में भी लड़ेंगे? जैसे एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जीआईसी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेल बेची जा रही है, देश की पूरा सारी संपदा जो 74 साल में जुटी है वो बेची जा रही है, तो क्या ये आंदोलन वहां तक जाएगा? तो इसी को तो हम कह रहे हैं कि ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही है, 11 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, 20 करोड़ लोगों का बैकलॉग चल रहा था नौकरियों का, आज 30 से 35 करोड़ युवा जो है वो बेरोजगार है। और योगी जी तो बड़ा हास्यास्पद है, कल मैं एक क्लिप देख रहा था किसी चैनल पर कि गन्ना किसानों को 1,45,000 करोड़ की पेमेंट कर दी गई, एक ऐड चलाया जाता है योगी जी के नाम पर। मैं आपको ये बता दूं कि कुल गन्ने की परचेज 40-45,000 करोड़ से ऊपर नहीं है पूरे साल की, पूरे सत्र की। तो 1,45,000 करोड़ रुपए किसको दे दिया इन्होंने? तो ये बहुत, सरकार झूठ बोलती है, हर चीज में झूठ बोलती है, और हिस्ट्री को भी जो है वो अपने तरीके से बताने की कोशिश करती है। कभी कहती है चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को हराया, कभी कहती है कि महात्मा गांधी, और मतलब तमाम चीजें इस तरह से डिस्टॉर्ट किया जा रहा है हिस्ट्री को, हमारे देश की अखंडता को, हमारे देश की अखंडता को तोड़ा जा रहा है। कंगना रनौत ने तो ये तक कह दिया कि जो देश की आजादी हमें भीख में मिली 1947 में,
क्या सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, असफुल्ला खान और काकोरी कांड के जितने भी चंद्रशेखर आजाद, क्या आपको लगता है कि ये क्या टेररिस्ट थे? क्या ये कि इन्होंने देश की आजादी के लिए लड़े? नहीं, कितने कितने लोग शहीद हो गए। एक 1857 से लड़ाई शुरू हुई, 1947 में जाके खत्म हुई। सबसे बड़ा आंदोलन इस देश का आजादी का था, और आपने 1 मिनट में कह दिया कि देश की आजादी हमें भीख में मिली, असली आजादी 2014 में मिली। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, इसमें एक मैसेज दिया कंगना रनौत ने। उसने ये कहा कि 2014 में आजादी मिली कॉर्पोरेट्स को दमन करने की, आजादी मिली सांप्रदायिकता को, देश के सेक्युलर फैब्रिक को खत्म करने की, आजादी मिली उन गुंडे मवालियों को मिनिस्टर बनके गाड़ियों के नीचे लोगों को रौंद देने की, आजादी मिली उन नेता लोगों को जिन्होंने अपने खिलाफ चल रहे केसेस को खत्म करने के लिए जज तक को मार डाला, आजादी मिली उन लोगों को जो गुंडागर्दी और बदमाशी के बल पे आज एक अबला नारी का रेप भी करके निकल जाते हैं और उनको सजा नहीं होती है। आजादी उन बदमाशों को मिली है, आजादी उन गुंडों को मिली है, आजादी उस कार्य व्यवस्था को मिली है जिसमें कुछ लोग तो 1000 करोड़ रुपए पर डे सैलरी कमाते हैं और एक आदमी की तनख्वाह 27 रुपए भी नहीं। एक किसान की आय मात्र 27 रुपए प्रतिदिन है, और एक गौतम अदानी की आय 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन है, एक मुकेश अंबानी की आय 770 करोड़ रुपए पर दिन है, और उनका 17,10,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है, और किसान का 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ नहीं कर सकते। एक बात आपने और कही थी हिम्मत सिंह जी से बात करते हुए, आपने एमएसपी पे कहा, और एक बहुत अच्छी बात हिम्मत सिंह जी ने बोली स्टॉक होल्डिंग की। प्राइवेट स्टॉक होल्डिंग करते क्यों है, और एमएसपी है क्या, इसके बारे में मैं 2 मिनट में आपको एमएसपी का बताता हूं। जब सरकार से वार्ता हुई, सरकार ने कहा अगर सारी फसलें खरीदनी पड़ गई तो हमारा तो 35 लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो हमने कहा 35 लाख करोड़ का नुकसान कैसे होगा? जब फसल तैयार होती है उस टाइम फसल का दाम जो है वो न्यूनतम होता है, इसीलिए एमएसपी पे हम आपसे खरीद की मांग करते हैं। आप एमएसपी पे खरीद करिए, उसको स्टॉक होल्ड करिए, 2 महीने बाद जब रेट बाजार का आ जाए तो उसको कर दीजिए। एक स्टॉक होल्डिंग के अलावा एमएसपी कुछ भी नहीं है सरकार के लिए, इसीलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया गया कि सरकार जितनी भी फसल का दाम दे 100% एमएसपी पे खरीदे, उसको स्टॉक होल्ड करे और उसको आगे बेच दे 2 महीने बाद। अब जैसे कि कॉटन है, कपास है, कपास की खेती में जितना भी कपास आता है वो प्रोडक्शन में जाता है कपड़े की और चीजों की, तो स्टॉक होल्डिंग करे, कपास एमएसपी पे खरीदे और 2 महीने बाद वो कंपनीज को और फैक्ट्रीज को बेच दे जो कि इंटरमीडियरी हैं, उसको प्रोडक्शन करके आगे वैल्यू एड करके बेचे। तो ज्यादा से ज्यादा खर्चा सरकार का 3.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर नहीं है। और अगर उसमें आप पीडीएस भी जोड़ दें, 1,20,000 करोड़ का एफसीआई में मैक्सिमम पीडीएस मेंटेन होता है, मैक्सिमम अनाज मेंटेन होता है, तब भी एमएसपी 4.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर नहीं पीडीएस मिला के, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 20 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दिया गया। 20 करोड़ 80 करोड़ लोगों को बोलते हैं दिया, 20-25 करोड़ लोगों को गया, 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दिया गया। तो ये मुफ्त का राशन आया कहां से? ये किसानों का दमन, किसानों की आय को न्यूनतम करके उनको इस कदर गरीब बना के कि वो अपने बच्चों का लालन पोषण ना कर पाए, उनको पढ़ा लिखा ना सकें, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा ना कर सकें, उन किसानों का दमन करके, उन मजदूरों का दमन करके, उनको उनकी मजदूरी को कम करके, किसानी के हक को कम करके अगर इस देश का जीडीपी बढ़ता है तो ऐसे जीडीपी को नहीं मानना चाहिए। जब तक किसानों की आय बराबर नहीं होगी, मजदूरों की आय बराबर नहीं होगी, पहले 1 कुंटल गेहूं 2 कुंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना आ जाता था जब ये देश आजाद हुआ था। उसके बाद 1950-55 के बाद जब हरित क्रांति भी आई, आज की डेट में 25 कुंटल सोना बेचे तब 1 तोला सोना नहीं आता। और यही आपने देखा कि जो सरकारी नौकरियां या प्राइवेट नौकरियों में 150 से 200 दफा सैलरी बढ़ गई, 150 टाइम्स टू 180 टाइम्स सैलरी बढ़ गई, और किसानों की आय 20 गुना भी नहीं बढ़ी, 19 गुना पे ही हम फंसे हुए हैं। तो कैसे हम अपना गुजारा करेंगे और कैसे हम अपना लालन पोषण करेंगे? सरकारों को इस बात पे सोचना चाहिए। गरीबों का दमन करके, किसानों का दमन करके कोई भी नींव नहीं रखी जा सकती मेक इन अपना इंडिया की। हिंदुस्तान को अगर डेवलप नेशन बनना है तो पहले किसानों को डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ आगे हो पाएगा। मैं एक अंतिम सवाल करके, क्योंकि समय की थोड़ी वो है आत्मजीत सिंह साहब, और ये थोड़ा सेंसिटिव सवाल है। किसान आंदोलन में हाल के दिनों में कहीं ऐसा लगा कि कुछ खींचतान है, खास करके जब ये इलेक्शंस आ रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग जो संयुक्त किसान मोर्चा के अलग अलग अब महापंचायतें हो रही हैं, किसी में कोई जा रहा है, नहीं जा रहा है कुछ।
क्या ऊपर से सब आंदोलन का नेतृत्व ठीक है, लेकिन क्या इलेक्शन को लेकर थोड़ी खींचतान है आपस में? देखिए, अगर हम किसी की पूजा भी करते हैं, किसी देवी देवताओं को भी मानते हैं, तो उस तक जाने के रास्ते अनेक होते हैं। कोई जो है दानवत करता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई किसी तरीके से घर में बैठ के पूजा करता है, कोई किसी को याद करके, अपने पुरखों को याद करके क्षमा याचना करता है। तो ये तो कई तरीके होते हैं। भगवान तक जाने के भी जब अनेक तरीके हैं, करोड़ों तरीके हैं, तो किसान आंदोलन को व्यापक बनाने के, जीतने के भी कई तरीके हो सकते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि किसानों में कोई ऐसी कोई वो प्रॉब्लम है कि वो अगर एक आदमी को कुछ कर रहा है तो दूसरा आदमी जो है वो दूसरी तरीके से कर रहा है। तो सब लोगों का रास्ता वही है, गोल वही है। हम लोगों का गोल पोस्ट तो बस एक ही है कि जो सबसे निचला किसान है, जो पिरामिड के बॉटम में सबसे है, जिसको मजदूरी का पैसा नहीं मिलता, जिसको अपना खाने का सामान नहीं मिलता, जिसको लालन पोषण के भी लाले पड़े हुए हैं और वो जमीन को गिरवी रख रहा है और उसको आत्महत्या पे सरकार ये मजबूर कर रही है, उन किसानों को मद्देनजर रख के, उनको अपने हृदय में रख के जो भी इस आंदोलन को लड़ेगा तो जीत उसमें निश्चित है। बस उसको काम करने का उसका तरीका अलग है, किस तरीके के लोग इकट्ठे किए जाएं, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाए, कहाँ पे क्या किया जाए, किस कम्युनिटी को, हर कम्युनिटी के लोग हैं। देखिए, इतने धर्म विशेष के लोग हैं इस देश में कि हर आदमी का काम करने का तरीका उसको अपनी कम्युनिटी के साथ जोड़ना पड़ता है। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से। जब तक इस आंदोलन में लोग जुड़ते रहेंगे, आते रहेंगे और इस किसान आंदोलन को सरकार को झुकाने के पे मजबूर करेंगे, तब तक ये आंदोलन जो है और ये मुजाहरा जो है वो सक्सेसफुल होगा। इसमें कोई आंतरिक ना कोई दिक्कत है, ना कोई प्रॉब्लम है। बस ये है कि आदमी, होता क्या है कि जो सबसे नीचे बैठा है, जो बॉर्डरों पे आज बैठा है, उसमें कोई दो मत नहीं है, वो एक ही मत है। कई बार नेताओं का आपस में कोई अंतरकलह हो जाता है कि काम करने का तरीका ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पर हम लोग एसकेएम की रेगुलर मीटिंग्स करते हैं, तर्क वितर्क से वो प्रॉब्लम्स को, वो डिफरेंसेस को दूर करते हैं। तो उससे कोई आंदोलन में फर्क नहीं पड़ने वाला। उल्टा ये है कि जब अलग अलग समुदाय से लोग आते हैं और अपनी बात को कहते हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग समुदाय से, अलग अलग परिवेश में जब बातें होती हैं, तो उसमें जब मंथन होता है तो मंथन से अमृत ही निकलता है। तो ये अमृत जो है इस किसान आंदोलन का बहुत बड़ा एक वो चीज है। और इस अमृत मंथन से ही ये सरकार का जो घमंड है, जो ईगो है और जो किसानों के प्रति रवैया है, इस घमंड को तोड़ने के लिए ये अमृत ही जो काम करेगा और यही ब्रह्मास्त्र बन के इस सरकार की ईगो को, इसके घमंड को तोड़ेगा। अगर ये सरकार किसानों की बात नहीं सुनेगी तो अनंतः ये एक सरकार उस सरकार को वोट नहीं देगी। 1977 में भी इमरजेंसी आई थी, जगह जगह आपके ये पोस्टर लगे थे उस टाइम की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की, और ऐसा लगता था कि कांग्रेस के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता इमरजेंसी के बाद। पर आपने देखा कि लोगों में रेसिलियंस थी, लोग बोले नहीं, कुछ कहा नहीं, चुपचाप तमाशा देखते रहे। जब वोट डालने का टाइम आया तो उन्होंने उसी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका। तो ये तो इमरजेंसी का मामला था। आज की डेट में भी वही अघोषित इमरजेंसी चल रही है, और अगर ये सरकार इसी घमंड में रही तो यही लोग, यही जनता, यही किसान इस सरकार को भी उठाकर फेंकेंगे। ये आप आगे आने वाले समय में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आतंकजीत सिंह साहब।